बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बात के दावेदार हैं कि मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और अगर शफाफ इंतखाबात होंगे तो उसी के नतीजे में मुल्क के अंदर शफाफियत का एक निज़ाम मुकम्मल तौर पर राइज हो सकेगा। इस हवाले से इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके कि मुल्क के अंदर इलेक्शन चुराए जाते हैं, इलेक्शन के अंदर मुदाखलत की जाती है और सरकारी तौर पर मुदाखलत की जाती है, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़वायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लोअर दीर में जलसा करने पहुंचे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें मना किया कि इलेक्शन के क़वायद ज़वाबित के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म वज़रा कोई भी सरकारी ओहदा रखने वाले इलेक्शन कैंपेन के दौरान जलसों से खिताब नहीं कर सकते, ना फंड रिलीज़ कर सकते हैं, ना सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी उस तरमीमी आर्डनेंस का सहारा लिया जिसके नतीजे में 181A के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक आर्डनेंस जारी करके इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली कर ली कि अब वज़ीर-ए-आज़म भी चाहें तो जलसों से खिताब कर लें, सदर भी चाहें तो वो भी जा सकते हैं और वफाकी वज़रा भी जाके इंतखाबी मुहिम के जलसों से खिताब कर सकते हैं। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उसी मौक़िफ़ से पीछे हट रही है जो वो बारहा कहती रही, माजी की हुकूमतों से गिले शिकवे करती रही कि वज़रा को और वफाकी वज़रा के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म को जलसों से खिताब नहीं करना चाहिए। इंतखाबी जलसों से खिताब करने का मतलब ये है कि आप सियासी अमल के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। आईन पाकिस्तान की रूह के मुताबिक बड़ा वाज़ेह तौर पर 222 शिक के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बढ़ाए तो जा सकते हैं लेकिन कम नहीं किए जा सकते। आईनी माहिरीन कहते हैं कि 181A के ज़रिए जो कोड ऑफ कंडक्ट को तब्दील करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 233 की मौजूदगी में वो अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने लोअर दीर के जलसे से खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को 14 मार्च को तलब किया है और तलब करने के बाद इस बात का इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म को जुर्माना किया जाएगा जो 50,000 रुपये भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म को जुर्माना होता है इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर, आइन के तकाज़ों को पूरा न करने पर, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो सकते हैं? क्या वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर शफाफियत होनी चाहिए, एक फेयर इलेक्शन का इनेकाद ही इसलिए ज़रूरी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के अंदर फेयर इलेक्शन करवाएं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाता है जिसके नतीजे में तमाम वज़रा को, सरकारी ओहदेदारान को इलेक्शन पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं है। लेकिन तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की मुशावरत के बाद बनने वाले कोड ऑफ कंडक्ट में सिर्फ इसलिए तरमीम कर ली गई कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, अब अपोजिशन में नहीं, इसलिए हुकूमत में रहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते हैं कि इंतखाबी जलसों से खिताब भी करें और उनके वज़रा भी इंतखाबी जलसों से जाके खिताब करें। गोया खुद ही इलेक्शन की शफाफियत पर वज़ीर-ए-आज़म खुद सवालात उठा रहे हैं, इलेक्शन में मुदाखलत वज़ीर-ए-आज़म खुद कर रहे हैं और आइन की खिलाफ वर्जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद कर रहे हैं। क्या इसका नतीजा वज़ीर-ए-आज़म के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? इसी में बात करेंगे अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुमताज़ तजियाकार और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि लोअर दीर में जो इमरान खान साहब ने इंतखाबी मुहिम से खिताब किया, एक जलसा किया, क्या ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है और वज़ीर-ए-आज़म को कितनी सज़ा हो सकती है इस खिलाफ वर्जी पर? हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी भाई? कंवर दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कंवर दिलशाद साहब से हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के इस जलसे के खिताब के बाद डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने तलब किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 14 मार्च को और वज़ीर-ए-आज़म को ये जवाब देना पड़ेगा कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई तो क्यों हुई और क्यों वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। अगरचे हुकूमत इस बात का सहारा ले रही है और हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर एतराज़ है तो वो रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए का कहना है कि जब 233 की मौजूदगी है 181A के तहत कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम भी नहीं हो सकती। फिर आईन पाकिस्तान की शिक 222 की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते,
इख्तियारात ज़्यादा तो किए जा सकते हैं। कुछ ही देर बाद हम वापस आएंगे, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनसे पूछेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने लोअर दीर में इंतखाबी जलसे से खिताब करके कोड ऑफ कंडक्ट की जो खिलाफ वर्जी की है, इसके नताइज वज़ीर-ए-आज़म के लिए क्या साबित होंगे। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कमर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने लोअर दीर में जलसे से खिताब किया, क्या ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है और वज़ीर-ए-आज़म को इस खिलाफ वर्जी पर क्या सज़ा हो सकती है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा इसका सख्त नोटिस लिया है और इससे पहले भी दो महीने पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने गवर्नर हाउस पेशावर में जो एड्रेस किया था, तो वो भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की थी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पर सख्त नोटिस दिया था और प्राइम मिनिस्टर साहब को 3 नोटिस जारी किए थे कि अपनी वजाहत करें अपने वकील के जरिए या किसी अपने नुमाइंदे के जरिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज किया और उसी के फौरन बाद ही ये सदारती आर्डिनेंस आ कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी और वज़रा और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो इंतखाबी कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं, तकरीरें कर सकते हैं, जा सकते हैं। और उस पर उन्हें आप अपना हमारा जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 181 उसमें ए तरमीम कर दी और उसमें तमाम लिखा कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी तमाम जो हैं वो जलसे जुलूस रैली में जा सकते हैं और अपोजिशन का ज़ाहिर है उनको भी कहा वो भी जा सकते हैं, लेकिन अपोजिशन तो गवर्नमेंट में नहीं होती। लेकिन बहरहाल अब चूंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट पाकिस्तान के सदारती आर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि सदारती आर्डिनेंस जो है ये गैर आइनी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज़ादाना खुद मुख्ताराना पॉलिसी जो आइन ने दी है इख्तियारात उनसे मुतसादिम है। तो उस लिहाज से उन्होंने बाकायदा इसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम अच्छा ये काम किया कि जो उनको इख्तियारात दिए गए थे इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 233 उसके तहत उन्होंने तमाम सियासी जमातों की पार्लिमानी मीटिंग की और वहाँ दोबारा असरिनो कोड ऑफ कंडक्ट उनके सामने पेश किया। उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल थे, उसमें फारूक हबीब साहब गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने ये फैसला किया है कि जी आप इंतखाबी मुहिम में पार्लियामेंटेरियन जा सकते हैं, लेकिन जो ऑफिस होल्डर हैं, गवर्नमेंट हाउस ऑफिस होल्डर हैं, उनको उन्होंने ममानत कर दी और जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया और उन्होंने कहा जी हमने इसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अभी जो लोअर दीर में गए हैं तो उन्होंने उनको नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला को भी, मुरादरी जो है उनके बरात सईद मिनिस्टर वफाकी वजीर जो है उनको भी और शाह महमूद कुरैशी जितने भी उनको गवर्नमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के जो गए थे वज़रा उन सबको उन्होंने नोटिस जारी कर दिए। अब ठीक है नोटिस जारी हो गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जनाब ये चूँकि सदारती आर्डिनेंस को तब्दील करना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में नहीं है। अब यहाँ ये मौका मिल गया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उनके वज़रा को कि जी हमारे अटॉर्नी जनरल तो ये मशवरा दिया है कि आप जा सकते हैं। तो अब ये मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उनके सामने पेश हो गया है और वो अनकरीब जो है वो कमर दिलशाद साहब जो एक्ट के आइन की अब एक्ट की बात कर रहे हैं आपको 233, क्या 181A के साथ साथ फिर 233 में भी तरमीम नहीं की जानी चाहिए थी? अगर हुकूमत जो चाहती है कि वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म जाकर जलसों से खिताब करें। फिर दूसरा ये बताइएगा कि आइन के आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते, फिर इस सूरत हाल में 181A की कानूनी हैसियत क्या होगी? इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे जैसे आपने फरमाया, इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सख्त नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि सदर का जो ऑर्डिनेंस है, जो आर्टिकल जो सेक्शन 181A में तरमीम की गई है तो वो आइन से मुतसादम है, वो आर्टिकल 222 से भी मुतसादम है और उसके साथ साथ आर्टिकल जो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो 218 जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के मुकम्मल इख्तियार दिए हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है कि हुकूमत के वज़रा वहाँ जाके डेवलपमेंट स्कीमों को ऐलान करें, रोजगार को कार्ड तक़सीम करें, जैसे तरीक़ेकार होता है गवर्नमेंट का, तो ये आर्टिकल 218 की से भी मुतसादिम है जिसमें इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं कि आप अपनी गैर जानबदाराना तरीके से फेयर और फ्री इलेक्शन करवाएं और करप्ट प्रैक्टिस को रोकें। अब करप्ट प्रैक्टिस को रोकना जो है ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है, उसी के तहत उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी किया है। कमर दिलशाद साहब, लेकिन हुकूमत ने एक मुरासला जारी किया जिसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अगर जलसे से खिताब करने जाएंगे तो हेलीकॉप्टर हो या जो भी गाड़ियाँ इस्तेमाल हों उसका खर्चा
पार्टी बर्दाश्त करेगी, हुकूमत के ऊपर ये बोझ नहीं होगा, तो इस लिहाज से वैलिडिटी मिलती है वज़ीर आज़म को? देखा जी, बात यह कि देर है दुरुस्त है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए, सारी खर्चे किए, ये भी करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर भी एक्शन लेना था, लेकिन बहरहाल अब उन्होंने कहा जी हम ये पार्टी फंड तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर डेवलपमेंट का ऐलान करना और उसके बाद बाकायदा उन तरीकों को तरगीब देना, लालच देना वोटरों को, तो ये भी तो करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को तो इदराक ही नहीं है ना। इंदिरा गांधी थी वज़ीर आज़म हिंद, वो उसने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था, दिल्ली से अमेठी गई थी। उस हेलीकॉप्टर के जुर्म में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। आपको याद होगा, बहुत बड़ा वाकया पेश आ गया था और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बाकायदा नाअहल करार दे दिया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में। तो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर वज़ीर आज़म के खिलाफ 50,000 जुर्माना कर सकते हैं या इसके अलावा भी कुछ सजा दे सकते हैं? अगर वज़ीर आज़म नहीं पेश होते या अपने वकील को पेश नहीं करते तो फिर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के पास क्या जो है इसका हल होगा? जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर का तो साहब कितना ही काम होगा कि वो इलेक्शन कमीशन को मतला करेगा, जनाब मेरे बार बार नोटिस पर प्राइम मिनिस्टर का नुमाइंदा या उनके वकील पेश नहीं हुए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्शन लेगा, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमीशन साहब करेंगे और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि वो उनके पास बड़े इख्तियारात हैं। आपको याद होगा, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़रा को नाअहल करार दे दिया था इंतखाबी अमल में, बाकायदा नाअहल करार दिया 2 मिनिस्टरों को। जब बाद में ज़ाहिर ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एम्बिग्यूटी देखते हुए या कहीं लकुना देखा तो उनको रिलीफ दे दिया। वो तो उनको फर्ज है, हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो जो चाहें इलेक्शन कमीशन फैसले को कदम करार दे सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 वज़रा को नाअहल करार दे दिया था। अब यहाँ वो नौबत ना आए कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उनको बाकायदा तलब करेगा। फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को बतौर MNA वो तलब करना है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। अगर वो ना आए तो फिर मुमकिन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के 2 मिनिस्टरों को नाअहल करार दिया, तो मुमकिन है उस हद तक चले जाएं। ये तो उनकी अपनी सवाबदीदी इख्तियारात है, इख्तियार बेपनाह हैं। वज़ीर आज़म को भी एहसास होना चाहिए, उनके वज़रा को भी एहसास होना चाहिए। उन्होंने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। तो ये हालात इस तरह से ख़राब तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, उनको तो आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए ताकि रोल मॉडल बने और लोग बाकी भी उनके रोल मॉडल पे चले। अब ये कि खिलाफ वर्जी करना और मजाक उड़ाना कि जी हम तो मुबर्रा हैं, तो ये तो अब आईनी इदारे इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए जो क्या फ़र्क पड़ता था, ना जाएं, अपने किसी नुमाइंदे को भेज दें, पार्लियामेंटेरियन को भेज दें, जो MNA कौमी असम्बली के मेंबर है वो चले जाएं। अब वज़ीर आज़म का जाना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म के ऊपर खतरे की घंटी लटक रही है कंवर साहब, आप समझते हैं इस हवाले से? खतरे की घंटी तो बेशुमार आ रही हैं। पहले तो ये भी फारूक फंडी केस भी आ रहा है और इसके बाद दीगर और मामला भी आ रहे हैं, लेकिन मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन के साथ महाजराई ना करें और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपना फैसला कर देगा। जैसे फैसल वाडा को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था हयात, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस चला गया है, वहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात का भी अंदाजा हो जाएगा। अब अगर फैसल वाडा की जो डिस्क्वालीफाई किया और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंडोर्स कर दिया, तो फिर एक बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जाएगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बाकायदा ये कहा कि फैसल वाडा केस में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने, उन्होंने अपने इख्तियारात को सही इस्तेमाल किया है। तो अब अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में कोई एक्शन ले लेते हैं, कार्रवाई कर लेते हैं, तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए तो वो फैसला करेगा। लेकिन ये तो अपना हुक्म जारी कर देंगे ना, उसके ऊपर जो अपील करते रहे, अपील करने के इख्तियारात हैं। ठीक है कमर दिलशाद साहब, फ्लोर क्रॉसिंग की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि आइन के 63A के तहत अगर कोई बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, अपनी पार्टी जिससे वो मुंतखब हो के आया उसके खिलाफ वोट देगा, तो वो ताहयात नाअहल हो सकता है। क्या वो ताहयात नाअहल होगा या वंस उसकी नाअहली होगी? ये जरा बिल्कुल इनको हुकूमत के जो वज़रा हैं, उनके मशीरान हैं, उनको तो ना आइन का पता ना कानून का पता, वो इदराक ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को गुमराह करते रहते हैं। अब पहली बात यह है कि जो आर्टिकल 63A है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो उसका बड़ा तरीका बड़ा पेचीदा है। तरीका यह है कि जो लीडर ऑफ द पार्टी है, लीडर ऑफ द पार्टी,
वो एक बाकायदा चार्जशीट जारी करेगा और कोई शौकत आटे चोरी करेगा कि आपने फ्लोर क्लासिंग क्यों की। उनके तमाम बयानात वसूल करने के बाद तो वो रेफरेंस भेजेगा स्पीकर कौमी असम्बली को, और स्पीकर कौमी असम्बली के पास कोई इख्तियारात नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली जस्ट लाइक पोस्ट ऑफिस, वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को अपना रेफरेंस भिजवाएगा, और चीफ इलेक्शन कमीशन जो रेफरेंस वसूल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब करेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसके 7 दिन के अंदर वो तमाम हालात को जायजा लेगा, फैसला करेगा आया की फ्लोर कास्टिंग किस अंदाज की हुई है उसका, तो फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको नाअहल करार देगा। उसके फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको अपील करने का हक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईन ने उनको बाकायदा पाबंद किया है कि आपने 90 दिन में फैसला करना है। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, वोट कास्ट करके वो जाए, प्राइम मिनिस्टर आज़म इत्तेमाद कामयाब होती है नहीं होती है, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग हो जा रही, उस पर एक्शन लेते देते तकरीबन 6 माह लग जाएंगे, और इसके बाद मुमकिन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ताहयात का कोई तस्वर नहीं है, वो बाकायदा यहाँ से वो डिस्क्वालीफाई होता है तो बाई इलेक्शन में इंतखाब है हिस्सा भी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर शाह साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो MKM के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि MKM इस वक्त क्या हुकूमत के साथ खड़ी है, या जो कुछ ऑप्शंस उन्होंने अपोजिशन के सामने रखी हैं, मुतद्दा अपोजिशन के सामने जो मुतालबात रखे हैं, उनके बारे में भी कुछ खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें यकीन दहानी करा दी है MKM को। तो इन हालात में MKM क्या इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद से हट के अपोजिशन के साथ जा चुकी है, या अभी फैसला होना बाकी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, हमारे साथ मौजूद हैं MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। खैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। खैर साहब ये बताइएगा कि खबरें आ रही हैं सामने कि MKM पाकिस्तान ने कुछ अपने मुतालबात रखे हैं, कुछ शराइत रखी हैं मुतहदा अपोजिशन के सामने, और आसिफ अली जरदारी साहब ने उन शराइत को तस्लीम कर लिया है। देखिए, जो मुलाकात हुई थी वो आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश पे हुई थी। जी जी, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और वज़रा ने मैसेज दिया था। जी जी, और जाहिर सी बात है मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल में हमारी PMLN से भी हुई, PMLQ से भी हुई, और मौलाना साहब से भी मुलाकात जारी। ठीक। और हमें सियासी हकीकतें बावजूद इसके कि 2018 में हमारे साथ सियासी ज्यादती हुई हो, लेकिन बहरहाल हमारा शहरी सिंध का मैंडेट रखते हैं, शहरी सिंध की एक हैसियत हमारी जुदागाना है। तो उन्होंने यकीनन इस सिलसिले में हमारे तासुरात पूछे, जिसको राब्ता कमेटी में डिस्कस किया गया, और बहुत सारे ऑप्शन ज़ेरे गौर आए कि हमने, क्योंकि ये हुकूमत भी आपने देखा हमने ज्वाइन की थी तो तुम्हारा 13 नुकाती मुआहिदा था। बिल्कुल ठीक। आइंदा भी अगर कोई इत्तेहाद ज्वाइन करेंगे तो हम किसी न किसी मुआहिदे के तहत होंगे, जो कि हमारे वोट बैंक और हमारे जो शहरी सिंध है और हमारे जो ताजिर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है, उनके सारे मुतालबात को ध्यान में रखते हुए हम वही आगे पेश करेंगे। खैर सब गुजारिशात पे गुफ्तगू हुई है, जी जी, लेकिन हतमी तौर पे कोई मरहला अभी अपोजिशन की जमातों से सामने नहीं आया, न तय हुआ। खैर सब कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि आपने बलदियाती एडमिनिस्ट्रेटर्स करने का मुतालबा भी किया है, आपने अरकान असम्बली के लिए फंड्स का मुतालबा भी किया है। तो क्या ऐसे मुतालबात पे पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको कोई यकीन दहानी कराई गई है? देखिए, ये तो अब बहुत ही, मैं समझता हूँ जिसने भी ये बात की है, ये तो बहुत ही सतही और गैर जरूरी किस्म का मुतालबा है। ठीक। हमारे मुतालबे तो बहुत ज्यादा, हमारा मुतालबा एडमिनिस्ट्रेटर लगा लेंगे तो हम कौन सा नसीब बदल देंगे कराची का। बिल्कुल ठीक। हमारा मुतालबा तो ये अगर हुआ भी तो यकीनन माली इंतजामी खुद मुख्तारी का मुतालबा करेंगे, जो आइन के 140A का मुतालबा करेंगे। जस्टिस गुलजार साहब की जो जजमेंट है उस पर मनोवन अमल होने का मुतालबा करेंगे। हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों जिसमें बेरोजगारी है, तकर्रुरियां हैं, उनका मुतालबा करेंगे। और बहसियत कौम, बहसियत शहरी हम मुतालबा करेंगे। हम बहसियत इंडिविजुअल किसी एडमिनिस्ट्रेटर को नवाजने के मुतालबे नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल ये जो सामने बात आई है थोड़ा मिसगाइड किया गया है मीडिया को। हुकूमत के हवाले से कुछ मायूसी की खबरें सामने आ रही हैं कि MKM मायूस हुई है हुकूमत की कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से, और फिर MKM की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास अपने अरकान पूरे नहीं हैं, इत्तेहादी साथ कैसा दें?
देखें, जो इस वक्त मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के साथ जितनी मजबूती से हम खड़े रहे और जितने मुश्किल वक्तों पे खड़े रहे, और यकीनन 7 वोटों और 7 कौमी असम्बली की नशिस्त पर हुकूमत हमने बरकरार रखी, तो हमारा मकसद ये भी था कि ये जमहूरी अमल का तसलसल भी रहे और जो हमारे मुतालबात हैं उस पर भी अमल रहे। ठीक। और बात है कि बदकिस्मती से उन मुतालबात पे उस तरीके से लेटर रिस्पेक्ट में अमल नहीं हुआ। लेकिन अब ये तो पीटीआई की हुकूमत को तय करना है कि आया वो तसादुम की तरफ जाती है या मफाहमत की तरफ जाती है। अगर तसादुम की तरफ जाते हैं तो यकीनन तसादुम के लिए हर जमात अपना अपना वोट बैंक के हिसाब से अपने रुख तयन करेगी और इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी आज़ाद है। एमक्यूएम दम नहीं हुई, एमक्यूएम का एक मशरूत इत्तेहाद है और आज तक है, और अगर नहीं होगा तो यकीनन हम अपने वोट बैंक, अपने कारकुनान और अपनी डेमोग्राफी और अपनी जो हमारी सोशो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उसको देखते हुए फैसला करें। खैर साहब, अभी तक अपोजिशन की तरफ से जो बातचीत हुई है, अपोजिशन के साथ बातचीत जारी है, कोई वाज़ेह तौर पे आपने अपोजिशन को जवाब तो नहीं दिया? देखिए, हमारी शहबाज शरीफ से बात हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज शरीफ साहब के पास मैंडेट वफाक का मुमकिन हद तक होगा, पंजाब का होगा, ठीक है, एमक्यूएम का उसमें क्या फायदा है? एमक्यूएम के तमाम मामला जाहिर है वो शहरी सिंध से पर्टेन करते हैं और इस्लामाबाद से पर्टेन करते हैं। तो ये तो मसला एमक्यूएम को अगर साथ मिलाना है तो उसमें पीएमएलएन को, मौलाना फजल रहमान साहब को और आसिफ जरदारी साहब को, इन सबको सर जोड़ के बैठना होगा कि ये एमक्यूएम के साथ एमएनए का मामला नहीं है, कराची का मामला है, कराची के ताजरों का मामला है, कराची के सनतकारों का मामला है, कराची की एक इकोनॉमिक हब की जो इम्पोर्टेंस है जिसको बदकिस्मती से तमाम जमातें नजरअंदाज करते रही हैं। हमें तो वो वाली डील करनी है, हमें इंडिविजुअल पॉलिटिकल डील नहीं करनी, हमें तो एक इकोनॉमिक डील करनी है जो कि शहर की स्टेबिलिटी से मशरूत है। शहर के मसाइल और शहरी मसाइल के लिए आपकी जो डील है वो मुतहदा अपोजिशन के लिए उसकी ऑप्शन अभी भी खुले हैं? जी बिल्कुल खुले हैं। देखना ये कि शहर को देने वाले किस हद तक वो सतह कुल्बी और कुशादगी के साथ आगे बढ़ते हैं और शहर को गले लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस खुली हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान, जैसे कि ख्वाजा साहब कह रहे थे कि बड़े मसाइल पर जो है वो कोई इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार है। छोटे छोटे मसाइल एडमिनिस्ट्रेटर या तरक्याती फ़ंड के हवाले से नहीं, बल्कि शहर के बड़े मसाइल और अर्बन एरियाज़ के मसाइल के हवाले से, और जो जस्टिस गुलजार की जजमेंट थी उस पर अमल दरामद के हवाले से मुतहदा अपोजिशन के साथ भी बातचीत करने को, इत्तेहाद बनाने को तैयार है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब एयाज शुजा साहब। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त कुछ खबरें ऐसी हैं कि कई ऐसे अरकान जो हुकूमत की सफ़ों में बैठे थे अब अपोजिशन के साथ बातचीत भी कर रहे हैं और अपोजिशन की तरफ कदम भी बढ़ा रहे हैं। वो अरकान कौन हो सकते हैं, हुकूमत के लिए कितना बड़ा ख़तरा ये अरकान बन सकते हैं, इस पर बात करेंगे एयाज शुजा से। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं एयाज शुजा साहब, न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। उनसे पूछेंगे, इस वक्त मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है शेख रशीद साहब के इस बयान पर कि पंजाब की एक जमात 5 सीटों वाली वजारत आला चाहती है पंजाब के। साथ साथ ये भी पूछेंगे कि कुछ अरकान जो हुकूमत की सफ़ों में शामिल थे अपोजिशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। यार शुजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के तमाम जिम्मेदारान, उनके सीनियर रहनुमा सर जोड़ कर बैठे हुए हैं, शेख रशीद साहब के बयान पर बड़े गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। तो क्या ये समझा जा सकता है कि अब मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म दूर होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हुकूमत से? जी बिल्कुल मलिक साहब, आज जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें 2 वफाकी वज़रा एक दूसरे के आमने सामने थे। उनमें से जो तारिक बशीर चीमा थे वो अपोजिशन के साथ जाना चाहते थे क्योंकि उनको हुकूमती वादों पर एतबार नहीं है, लेकिन मुनस इलाही, चौधरी मुनस इलाही वो हुकूमत के साथ जाना चाहते थे क्योंकि वो एक पब्लिक फंक्शन में ऐलान कर चुके थे वज़ीर आज़म के सामने कि हम साथ आपका देंगे। इस वजह से आज भी ये फैसला नहीं हो सका। लेकिन शेख रशीद साहब का बयान बड़ा सख्त था। जी, ये उसके बाद आया है और उसके बाद अब कल ये बयान फैसला कुन साबित होगा और मुस्लिम लीग काफ, मेरा ख्याल है इसमें अब फैसला करने की पोजीशन में आ जाएगी, क्योंकि इस बयान के बाद मुस्लिम लीग काफ में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है कि उनको जिस तरह शेख रशीद अहमद ने, यानी कि वो समझते हैं कि शायद ये पीटीआई की तरफ से फीडेड बयान था और पीटीआई की क़यादत की तरफ से ये शेख रशीद ने बयान दिया है। जिस रिस्पांस का इजहार किया मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने, कामरुल आगा साहब ने,
कि हमारे बड़ों के वजीफ़ों पर पल कर सियासत की शेख रशीद साहब ने? मलिक साहब, ये उससे पहले चौधरी मुनस इलाही ने ट्वीट किया था कि शेख रशीद अहमद इस तरह का बयान देते हुए ये याद रखें कि हमारी क़यादत के जो बड़े थे उनके पैसों पर ये पलते रहे, उनसे वजीफ़े लेते रहे और सियासत करते रहे। उसके बाद फिर कामिल अली आगा साहब प्रोग्राम में ITV तो मुनस इलाही साहब का मौक़िफ़ अब डिफरेंट हो सकता है? जी, अब तक जो उनका हुकूमत की तरफ टिल्ट था, झुकाव था, अब उसमें शायद हमें कमी देखने में आए कि वो अपने उस मौक़िफ़ पे जो डटे हुए थे, और ज़ाहिर बात है उनका एक मुकाम है पिछली काफ में, उसमें शायद हमें तब्दीली नजर आए। याशिया साहब, कुछ खबरें हैं जैसे कि आप भी खबर दे रहे थे कि 33 के करीब अराकीन हैं जो हुकूमत के अराकीन हैं, अपोजिशन के साथ राब्ते में हैं। वो कौन कौन लोग हो सकते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इत्तेहादी जमातों के? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33 लोगों के बारे में रिपोर्ट दी गई है। वज़ीर आज़म को 3 का ताल्लुक सिंध से है, उनमें से 2 कबायली इलाका जात और KPK से हैं, 12 का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, बाकी सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब से हैं। और ये बाकायदा मुस्लिम लीग नून की क़यादत से पंजाब के लोग राब्ते में हैं और टिकट के उम्मीदवार हैं कि उनको अगर टिकट दी जाए तो वो इस अदम एतमाद की तहरीक में वोट हुकूमत के ख़िलाफ़ देंगे। इसी तरह जो सिंध के MNAs हैं उनके ज़ाती कुछ मसाइल हैं, उनको शिकवे हैं क़यादत से, उस वजह से वो ख़िलाफ़ वोट दे सकते हैं। इसी तरह जो KPK और कबायली इलाका जात के एक MNA हैं उनके भी यही मसाइल हैं। जो सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब के MNAs हैं वो भी टिकट चाहते हैं। जनूबी पंजाब वाले जहांगीर तरीन की कोशिशों से और जो मुक़्तदर हलके हैं उनकी कोशिशों से PTI में शामिल हुए थे। 2018 में उनकी टिकटों पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अब उनको नज़र आ रहा है कि शायद 2023 में PTI के पास वो अवामी मकबूलियत ना हो महंगाई के बायस जो 2018 में थी। इस वजह से वो मुस्लिम लीग नून से राब्ते में है और राब्ता करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर उनको टिकट की अगर वो गारंटी दे दे मुस्लिम लीग नून 2023 के इंतखाबात में तो वो वोट PTI के ख़िलाफ़ देंगे। और इस बात का वज़ीर आज़म को भी इतला दी जा चुकी है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप और अब्दुल अलीम खान ग्रुप ये किस हद तक करीब आए हैं? कुछ खबरें ये हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है वो सिर्फ पंजाब की हद तक तब्दीली चाहते हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं। जी बिल्कुल, अब्दुल अलीम खान ने भी इस चीज़ का इजहार किया और जहांगीर तरीन ने भी इस चीज़ का इजहार किया है कि वज़ीर आला पंजाब को तब्दील कर दिया जाए तो वो वज़ीर आज़म के साथ हैं। इसके साथ साथ लेकिन वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, इसमें इन दोनों ग्रुपों में आज भी इतफाक़ नहीं हो सका। तरीन ग्रुप किसी सूरत अब्दुल अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब नहीं देखना चाहता, अब्दुल अलीम खान ग्रुप वज़ीर आला के लिए अब्दुल अलीम खान के अलावा किसी का नाम नहीं देखता। तो इस इख्तलाफात की वजह से ये दोनों ग्रुप भी किसी एक उसमें नहीं पहुँच सके अभी तक। लेकिन मुतहदा अपोजिशन के साथ जाने के इम्कान कितने हैं? अभी इनकी तरफ हम कह सकते हैं कि 50-50 है, इनका अभी तक मुकम्मल तौर पे है नहीं है। ये जो मैंने आपको ये जो खुफिया राब्ते हैं उनका बताया, ये मुकम्मल तौर पे राब्ते में है। और अगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, जो कि उनके लिए बड़ा इम्तिहान साबित होगा क्योंकि उन इलाकों में उनके अपने भी मकामी रहनुमा मौजूद है जो उनके साथ पूरे 5 साल जिन्होंने मार खाई है, ये सारी 3 साल मार खाई है, उनके भी टिकट्स हैं, उनके भी वो स्टेक होल्डर्स हैं। तो इस वजह से इसमें यानी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भी इम्तिहान है कि इन लोगों को कैसे अकोमोडेट करे और जो पहले से लोग उनके साथ खड़े रहे इस मुश्किल वक्त में उनको कैसे अकोमोडेट करे। चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली क्या सोच रहे हैं? क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकातों के बाद उन्होंने जाना था शहबाज शरीफ साहब की तरफ, वो गए नहीं, खाने की दावत कबूल करने के बाद भी नाराज़गी थोड़ी सी हुई, फिर चौधरी शुजात साहब ने किरदार अदा किया, वो नाराज़गी कम हुई है कुछ? मलिक साहब बिल्कुल वो कम हुई है। मौलाना फजल रहमान ने इस चीज़ को बड़ा एक्नॉलेज किया है कि इस हालत में चौधरी शुजात साहब की सेहत बहुत ख़राब है। इस हालत में चौधरी साहब चल के जब उनके पास गए, और यही आसिफ जरदारी साहब ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, और ये शायद मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने बहुत अच्छी मूव की कि जब वो लेट हो चुके थे और वो उन्होंने शहबाज शरीफ की दावत कबूल नहीं की तो उन्होंने फिर चौधरी शुजात साहब को आगे बढ़ाया और मामलात को फिर आगे चलाया। और मेरे ख्याल में अब ये मामलात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब ने गारंटी दी है चौधरी शुजात हुसैन साहब को मुस्लिम लीग नून की। चौधरी शुजात हुसैन साहब का यही कहना था कि हमारे साथ माजी में भी कुछ वादे करके पूरे नहीं किए गए, लेकिन आसिफ जरदारी ने गारंटी दी। इस बार गारंटर जो है आसिफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान होंगे। आसिफ जरदारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। याशिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं लेकिन हुकूमती ज़िम्मेदारान ये मानने को तैयार नहीं हैं। शेख रशीद साहब एक बार फिर आज ललकार रहे हैं कि इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया तो ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, सड़कों पर इमरान खान ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। एक आइनी और जमहूरी तरीके से अगर किसी पार्टी को इक़्तिदार से निकलना पड़ता है तो क्या उसे एहतजाज करके रास्ते रोकने पड़ेंगे, उसे दोबारा सड़कों पर आकर एहतजाज करना पड़ेगा,
ये बड़ा एक इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।